नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में इस बुलेटिन में हर खबर में आपकी फिक्र छुपी है और हम आपको ये सारी खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले आपकी फिक्र से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर, सीधे देखिए। हनुमान जयंती पर देश में तनाव की सत्य कथा। रामनवमी के बाद देश के कई राज्यों में हनुमान जयंती के दौरान निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर टेंशन हाई है। दूसरी बड़ी खबर जो यहां पर आ रही है वो ये है कि सऊदी से लंदन तक भारत विरोधी मोर्चे की ब्रेन मैपिंग से जुड़ी हुई है। हम ये जानना की कोशिश करेंगे कि कैसे एक तय प्लान के तहत एंटी इंडिया गैंग भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। तीसरी खबर है उसको देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में हुए बदलावों पर निदेशक का स्पष्टीकरण है, जिसका आज हम बुक टेस्ट करेंगे। गांधी, गोडसे और आरएसएस के चैप्टर हटाने को लेकर जरूरी सवाल हैं। चौथी फिक्र पेपर लीक से जुड़ी हुई है, क्योंकि देश के लाखों छात्रों का भविष्य इसकी वजह से अंधकार में है। और पांचवी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से है। पुतिन ने सर्वराष्ट्र लाने का फैसला क्यों किया, यह हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिक्र आपकी की शुरुआत आज एक ऐसे संवाद से करना चाहता हूं जो उन लोगों को जवाब है जो धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम करते हैं। यह संवाद एक अनौपचारिक बातचीत का हिस्सा है, लेकिन कैमरे में कैप्चर हो गया है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 55 गणमान्य लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इन्हीं खास लोगों में शामिल हैं शाह रशीद अहमद कादरी, जिन्हें कला में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सम्मान ग्रहण करने के बाद शाह रशीद अहमद कादरी की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई और फिर जो बातचीत कैमरे में कैप्चर हुई उससे आप एक बार जरा ध्यान से सुनिए प्लीज। मैं बीगर करना जी मेरे पीरियड में 5 साल तक अप्लाई करा, नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है यह हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये संवाद एक साथ कई संदेश देता है। ऐसे वक्त में जब देश में त्योहारों के नाम पर दंगे फसाद हो रहे हैं, जब रामनवमी पर कुछ असामाजिक तत्व धर्म के नाम पर देश का माहौल खराब करने में लगे हैं और राजनीतिक दल एक दूसरे को इस दंगे के लिए दोषी ठहरा रहे हैं, ऐसे में पद्मश्री शाह रशीद अहमद कादरी की प्रधानमंत्री मोदी से यह बातचीत देश के हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। यह बयान उन लोगों को भी सुनना चाहिए जो आरोप लगाते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की राजनीति चरम पर है। मैं बीगर करना जी मेरे पीरियड में 5 साल तक अप्लाई करा, नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है यह हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीगर करना जी मेरे पीरियड में 5 साल तक अप्लाई करा, नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है यह हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मुझे चुने हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न जाने इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनका ख्याल गलत साबित हो सकता है, बस आंखों से चश्मा हटाना है। लेकिन जिन लोगों की आंखों में चश्मा लगा हुआ है अभी भी, उनको जरा यह खबर ध्यान से देखनी चाहिए। क्या राम भक्तों को यह बताना पड़ेगा कि कल हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती पर तनाव की सत्य कथा। लेकिन 6 दिन पहले रामनवमी पर देश के कई राज्यों में जो कुछ हुआ, उससे अब फिक्र सबसे ज्यादा इस बात की है कि क्या देश में कल हनुमान जयंती के दिन भी शांति बरकरार रहेगी। बड़ा सवाल उन लोगों से है जो भक्ति के जश्न में हिंसा का रंग घोलने की कोशिश करते हैं। आज 9 बजे के इस बुलेटिन में हम इसी सोच के लोगों की असलियत से पर्दा उठाएंगे और हिंसा के पीछे की सत्य कथा आपको देखना जरूरी है। लेकिन उससे पहले देश के कुछ हिस्सों में तनाव को लेकर जो अलर्ट है वो भी जान लीजिए।
सोचिए कितनी अजीब बात है। और हमें आत्ममंथन करना जरूरी है कि आखिर क्यों हनुमान जयंती पर देश के गृह मंत्रालय को सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश देने पड़े। गृह मंत्रालय की ओर से जारी इस एडवाइजरी के मुख्य बिंदु पहले तो यह देखते हैं। हनुमान जयंती पर एक्शन में गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। सभी राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। हिंसा ना फैलने को लेकर कदम उठाने के निर्देश हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर नजर रहेगी। उपद्रव फैलाने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश हैं। हनुमान जयंती पर बंगाल में रामनवमी वाली हिंसा की तस्वीर, रामनवमी वाली तस्वीर जो है वो देखने को ना मिले, इसलिए केंद्र सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। केंद्र की ओर से बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस भेजी गई हैं। सोचिए आप, और इसके पूरी डिटेलिंग जो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां पर ये जो सेंट्रल फोर्सेस भेजी गई हैं उसके पीछे का जो मकसद है वो ये है कि हिंसा जो है वो फिर से ना हो, दोबारा ना हो। केंद्र ने भेजी है 3 कंपनियां। कोलकाता में एक कंपनी भेजी गई है, हुगली में एक कंपनी भेजी गई है और बैरकपुर में एक कंपनी भेजी गई है। जुलूस में 100 से अधिक लोगों की नो एंट्री है। संवेदनशील इलाकों में पहले से धारा 144 लगा दी गई। पश्चिम बंगाल में हनुमान जयंती को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि हनुमान जयंती पर शांति बहाली के लिए केंद्रीय बलों की सहायता लें। अदालत ने कहा है कि हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के लिए सभी इलाकों में जरूरत के हिसाब से केंद्रीय बलों की तैनाती हो। यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन इलाकों में धारा 144 लगाई गई है वहां हनुमान जयंती का जुलूस ना निकाला जाए। पश्चिम बंगाल सरकार भी अब कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती है, इसीलिए जुलूस के दौरान 100 से अधिक लोगों की एंट्री पर बैन लगाया जा चुका है। पश्चिम बंगाल में हनुमान जयंती पर हिंसा हो सकती है। मैं फिर से यह बात कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल में हनुमान जयंती पर हिंसा हो सकती है, इसका डर खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी है। और रामनवमी की हिंसा के तुरंत बाद उन्होंने अपने इस डर को जाहिर कर दिया था। ध्यान से देखिएगा, अब की बार हनुमान जयंती पर हिंसा, क्या कहा था उन्होंने? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को एक आशंका थी। पब्लिक मीटिंग में हनुमान जयंती का जिक्र किया गया। कुछ लोग फैला सकते हैं गड़बड़ी। ममता बनर्जी ने यह कहा, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने यह कहा, मुस्लिम भाइयों से रक्षा की अपील करती हूं। ममता बनर्जी ने अपील की, हिंदू भाई भी मुस्लिम भाइयों की रक्षा करें। ममता बनर्जी ने यह भी अपील की। पश्चिम बंगाल की सरकार हनुमान जयंती को लेकर सतर्क है और उसकी वजह विश्व हिंदू परिषद की एक चेतावनी भी है, जिसमें सिस्टम को डायरेक्ट चैलेंज देने की कोशिश की गई है। डायरेक्ट चैलेंज, हनुमान जयंती पर टकराव की आशंका जो है। बंगाल में हनुमान जयंती मनाने पर अड़ी है बीएचपी। बंगाल ओडिशा के सेंट्रल सेक्रेटरी का चैलेंज है। हनुमान जयंती को पूरे भक्तिभाव से मनाएंगे। अगर सरकार अनुमति नहीं देती है तो हम देखेंगे। हनुमान जयंती को लेकर बंगाल के अलावा बिहार में भी तनाव की आशंका है। रामनवमी पर सासाराम और नालंदा में हिंसा हुई थी और अब यहां पुलिस प्रशासन के लिए हनुमान जयंती एक चैलेंज की तरह है। सोचिए जरा क्या चैलेंज है। इसीलिए नालंदा में सीएपीएफ की 10 कंपनियां पहले से तैनात हैं। इन 10 कंपनियों में 1000 जवान शामिल हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ और एसएसबी की टीमें भी नालंदा में तैनात की गई हैं। रामनवमी हिंसा से जुड़े फरार लोगों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिलाया जा रहा है। हनुमान जयंती तक शहर में सब कुछ बंद रहेगा। हालात सामान्य होने के बाद धारा 144 हटाने का भरोसा है। यानी कि पूरे देश में जो कुछ भी रामनवमी पर हिंसक घटनाएं हुई उससे बचने की तैयारी की जा चुकी है, उसको प्रीएम्प्ट किया जा रहा है। यह हमारे सामने फैक्ट्स हैं। चिंता सिर्फ बंगाल और बिहार की नहीं है। 16 अप्रैल 2022 को दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी सांप्रदायिक तनाव हुआ। हनुमान जयंती के पर्व पर हिंसा हुई। दिखाइए जरा विजुअल्स। कल फिर हनुमान जयंती है, ऐसे में दिल्ली के जहांगीरपुरी
में इस बार पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है और हनुमान जयंती से ठीक एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में सुरक्षा बढ़ा दी है। जहांगीरपुरी से आई ये दिल्ली पुलिस के फ्लैग मार्च की तस्वीरें हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती के अलावा इलाके में बाइक के जरिए भी पेट्रोलिंग की जा रही है। ये तस्वीरें देखें अब आप। लेकिन हनुमान जयंती पर कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए हर स्तर पर सतर्कता और सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन सवाल वही बुनियादी है कि भगवान राम के नाम पर लोगों को कौन लड़वाता है। भगवान राम का जीवन सदाचार, संस्कार, मर्यादा, धैर्य और संयम पर आधारित है। इसीलिए आपको भगवान राम की दो तस्वीरें दिखाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इन दो तस्वीरों को। अब ये देखिए अब आप पोस्टर में कैसे बदले राम, पहले और अब। वाल्मीकि रामायण से तुलसीदास के रामचरितमानस तक के कवर पेज पर भगवान राम की तस्वीरें आपने देखी होंगी। यह पहले वाली तस्वीर। इस तस्वीर में वो शांत, विनम्र और मर्यादित हैं। ऐसी तस्वीरें हमने बचपन से देखी हैं, लेकिन हाल के दिनों में भगवान राम की यह दूसरी तस्वीर सामने आई। राम क्रोध में हैं, धनुष लेकर आक्रामक मुद्रा में दिखाए जाते हैं। हमारा सवाल है कि तस्वीरों के जरिए भगवान राम का ट्रांसफॉर्मेशन यहां से यहां तक कैसे हो गया। यहां एक बात बता दें, रामायण में भगवान राम सिर्फ एक बार क्रोधित हुए। जब लंका जाते समय समुद्र ने 3 दिनों तक रास्ता नहीं दिया तो उन्हें क्रोध आया। कहानी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। श्री राम के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद राम भक्त हनुमान की तस्वीर हाल के वर्षों में कैसे बदली है, इसे भी देखना बहुत जरूरी है। आइए जरा देखते हैं पहले और अब में क्या फर्क है। यह देखिए अब आप याद कीजिए, आपके हमारे घरों में लगे कैलेंडर में हनुमान जी कैसे दिखते थे। यह तस्वीर तो आपको याद होगी। ये या तो वो संजीवनी उठाए हुए या फिर सीना चीरकर प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन कराते नजर आते थे। लेकिन अब हनुमान को क्रोध से भरा हुआ दिखाया जा रहा है। घर से लेकर कार और झंडे से लेकर सोशल मीडिया तक क्रोधित हनुमान की तस्वीरें प्रमुख हो गईं। यहां से यहां तक का ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे हुआ? श्री राम और हनुमान की तस्वीरों के ट्रांसफॉर्मेशन क्या सोची समझी रणनीति है? क्या भगवान को आक्रामक दिखाना बदलते सामाजिक ताने बाने का आईना है? इस सवाल पर गहन विचार की जरूरत है, क्योंकि सच यही है कि भगवान राम और हनुमान के नाम पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की बार बार साजिश रची जा रही है और देश के खिलाफ साजिश एक और बड़ी हो रही है, जिसके तार सऊदी से लेकर लंदन तक जुड़ रहे हैं। ध्यान से देखिए ये खबर, भारत विरोधी मोर्चे की ब्रेन मैपिंग, OIC यहां पर है। और ये क्या है, ये कौन है, हम आपको बताएंगे। देश के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए रामनवमी और हनुमान जयंती पर तनाव पैदा करने की साजिश के साथ एक मसला और भी है। यह साजिश है देश की छवि खराब करने की। कैसे? विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चलाती हैं। अब यह खबर देखिए बात, लंदन से लेकर सऊदी अरब तक कैसे भारत के खिलाफ भड़काऊ नैरेटिव तैयार किया जा रहा था। आज दो चेहरों के जरिए इसका पूरा इकोसिस्टम आप समझिए। पहली तस्वीर हरियाणा में गुरुग्राम के रहने वाले और लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र कर्ण कटारिया की है। भारतीय छात्र का आरोप है कि लंदन यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी अभियान चलाया जा रहा है और हिंदू होने के नाते उन्हें यूनियन इलेक्शन का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया है। यह उस जगह की बात है जहां का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन का है, ऋषि सुनक की हम बात कर रहे हैं। यह उस जगह की बात है। दूसरी तस्वीर उन चेहरों की है जो भारत में अपना सांप्रदायिक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बहुत पहले से ऐसी हरकतें कर रहा है। OIC ज्ञान दे रहा है कि भारत में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना चिंताजनक है। वैसे संगठन में पाकिस्तान जैसे वो देश भी शामिल हैं जहां हिंदुओं पर कितना अत्याचार होता है, ये बताना क्या बताएं, आपको तो पता ही है ये बात, और ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी
ओआईसी का भारत विरोधी एजेंडा कोई नई बात नहीं है। वो कई बार अपनी सांप्रदायिक और भड़काऊ सोच के चलते भारत के निशाने पर रहा है। हर बार की तरह इस बार भी भारत ने मुस्लिम देशों के संगठन को कड़ी फटकार लगाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे भारत को बदनाम करने की साजिश का खेल खेला जाता है, यह उसका सबसे बड़ा सबूत है। मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ओआईसी ने लेटर लिखकर भारत विरोधी एजेंडा प्रचारित करने की कोशिश की है। संगठन ने रामनवमी की हिंसा पर मुस्लिमों को निशाना बनाए जाने की बात कही है। साथ ही बिहार में एक मदरसा और उसकी लाइब्रेरी को नुकसान पहुंचाने का भी जिक्र लेटर में किया गया है। अब ओआईसी को भारत के अंदरूनी मसले में कूदना भारी पड़ गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ओआईसी सेक्रेटरीट का बयान उनके कम्युनल माइंडसेट और भारत विरोधी एजेंडे को दिखाता है। ओआईसी भारत विरोधी ताकतों के प्रभाव में आकर अपनी ही छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। मुस्लिम देशों के संगठन जैसी मानसिकता अब लंदन जैसे आधुनिक सोच वाले देश को भी अपनी चपेट में ले चुकी। ये जो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस चेहरे ने लंदन यूनिवर्सिटी की भारत विरोधी सोच से पर्दाफाश किया। करण लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। करण कटारिया लंदन यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन का चुनाव लड़ रहे थे। आरोप है कि हिंदू और भारतीय होने के नाते उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। करण के मुताबिक 24 मार्च को वोटिंग के अंतिम दिन कई व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हिंदू राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाकर करण कटारिया के खिलाफ पूरा कैंपेन चलाया गया। अपने साथ हुए भेदभाव और भारत विरोधी एजेंडे के बारे में करण ने ट्विटर पर कई बार अपनी टिप्पणी की है, लेकिन एंटी इंडिया लॉबी ने करण की कोई बात नहीं सुनी। करण की खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कर दी गईं और उनकी कोई सुनवाई तक नहीं हुई। TV9 भारतवर्ष ने करण कटारिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत में खुद करण कटारिया ने लंदन यूनिवर्सिटी के एंटी इंडिया गैंग को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। LSE स्टूडेंट यूनियन की सोसाइटीज और डिपार्टमेंट के ग्रुप्स में मैसेज फ्लड कर दिए जाते हैं कि करण कटारिया फासिस्ट है, हिंदू नेशनलिस्ट है। कई सैकड़ों कंप्लेंट्स मेरे विरुद्ध में फाइल करी गई स्टूडेंट यूनियन के पास। रिटर्निंग ऑफिसर ने मेरे से बिना बात करे, बिना एविडेंस दिखाए, ऑडियो पार्टम दूसरे साइड को सुनना बहुत आवश्यक है और ये न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। किंतु ये जो रूलिंग दी गई, ना ही तो कोई एविडेंस मुझे दिया गया, ना ही मुझे सुना गया रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा। स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड ऐसा एक विद्यार्थी के अगेंस्ट था कि मैं सब कुछ दिनों तक तो समझ ही नहीं पाया ये हुआ क्या। ब्रिटेन में भारत विरोधी गैंग लगातार एक्टिव हो रहा है। कुछ दिन पहले यहां भारतीय दूतावास के बाहर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट भी हुए थे, जिसके खिलाफ भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए ब्रिटिश सरकार से एक्शन की मांग की थी। अब अगली खबर का रुख करते हैं। यूनिवर्सिटी से सीधे चलते हैं, किताबों की बात करते हैं, और वो भी स्कूल की किताबों की बात करते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो हुआ वो आपने देखा, लेकिन भारत के स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो कुछ हो रहा है वो चिंताजनक है। ये देखिए अब आप, ये लीक पेपर भविष्य से खिलवाड़ का चैप्टर, ये चिंताजनक है। ये बहुत चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि आखिर कैसे आपके अरमानों पर कोई एक व्यक्ति पानी फेर देता है, और वो भी तब जब वो व्यक्ति किसी बहुत बड़ी पोजीशन पर हो। हम बात कर रहे हैं पेपर लीक की, आप ये समझ चुके होंगे। इतिहास के बाद हम बात कर रहे हैं, बल्कि हम यहां पर बात कर रहे हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वो स्टूडेंट के बाद पेपर लीक की। तेलंगाना में हजारों छात्रों को अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। तेलंगाना में पेपर लीक का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके तार बड़े सियासी नेताओं से जोड़े जा रहे हैं। सोचिए, पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पूरे राज्य में सियासी हंगामा हो रहा है। इस सियासी घमासान की पूरी खबर जानने से पहले आपको दिखाते हैं कि पूरा मामला है क्या। ध्यान से देखिएगा ये खबर। 4 अप्रैल को
वारंगल में 10वीं क्लास का हिंदी पेपर लीक हो गया। परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद ही हिंदी का पेपर लीक हो गया। पुलिस का कहना है कि शिव कुमार नाम के लड़के ने पेपर की फोटो आरोपी भूराम प्रशांत को भेजी। पुलिस ने यह भी बताया कि प्रशांत ने पेपर की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। उसी दौरान प्रशांत ने 2 घंटे में 124 लोगों से बातचीत की। पुलिस के मुताबिक प्रशांत ने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय को व्हाट्सएप कॉल किया और प्रशांत ने बंदी संजय को पेपर लीक जो है वो भेजा भी। One day prior to the leakage of this, there was a call between the accused and also with Sri Bandi Sanjay Garu, and there were certain chats. And when we requested for the phone, he said he doesn't have it, and he declined to hand over the phone. Whatever the data which we have through that and through the chats and all, we could establish that Mr. Bandi Sanjay is involved in this particular total paper leakage issue. पेपर लीक के बाद तेलंगाना में कई जगह हंगामा शुरू हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने भूराम प्रशांत को पकड़ा। भूराम प्रशांत बीजेपी का कार्यकर्ता है और तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार का करीबी बताया जा रहा है। अब बीआरएस के नेताओं ने बंदी संजय की कई तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें वो भूराम प्रशांत के साथ दिख रहे हैं। आरोपी प्रशांत के फोन कॉल की जांच करने के बाद पुलिस ने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे राज्य में हंगामा हो रहा है। पुलिस ने कल आधी रात बंदी संजय कुमार को उनके करीमनगर वाले घर से गिरफ्तार किया। खबर फैलते ही बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। बंदी संजय के खिलाफ करीमनगर और वारंगल में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। आरोप लगाया गया कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और छात्रों को विरोध प्रदर्शन और हंगामे के लिए उकसाया। गिरफ्तारी की टाइमिंग अहम है, क्योंकि 3 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 8 अप्रैल को हैदराबाद में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मामला बीजेपी के सीनियर नेता से जुड़ा है, इसलिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के हैदराबाद प्रमुख रामचंद्र राव से बात की। तेलंगाना में सियासी संग्राम ऐसे वक्त में हो रहा है जब साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने। सोचिए, अगर पुलिस का दावा सही है तो यह कितना खतरनाक है। राजनीति के लिए बेरोजगार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। तेलंगाना सरकार को भी सोचना होगा कि आखिर बार बार पेपर लीक कैसे हो जा रहा है। पिछले 30 दिन में 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। ध्यान से देखिएगा फैक्ट्स। 5 मार्च असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का पेपर लीक हो गया। 3 अप्रैल एसएससी बोर्ड का तेलुगु का पेपर लीक हो गया। 4 अप्रैल एसएससी बोर्ड का हिंदी का पेपर लीक हो गया। ठीक एक दिन बाद, जिस वक्त तेलंगाना में पेपर लीक को लेकर सड़कों पर हंगामा हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी, ठीक उसी वक्त राजस्थान के अजमेर से भी पेपर लीक की खबर आई है। राजस्थान में पेपर लीक, और राजस्थान में यह कई बार देखा जा चुका है। वैसे अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर फिजिक्स और बॉटनी का पेपर लीक हो गया। फिजिक्स और बॉटनी का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोपहर 3 बजे शुरू हुआ पेपर 15 मिनट पहले लीक हो गया। एमडीएस यूनिवर्सिटी सोशल मीडिया पर वायरल पेपर की जांच में जुटी हुई है। बात सिर्फ तेलंगाना और राजस्थान की नहीं है। पेपर लीक एक देशव्यापी समस्या बन गया है। अब इसमें कई स्टेट्स आते हैं। यूपी आता है, बिहार आता है, उत्तराखंड आता है, मध्य प्रदेश आता है। गुजरात के कई राज्यों में पेपर लीक के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है। यह जानकारी भी है। युवाओं के भविष्य पर पेपर लीक की दीमक। राजस्थान 4 साल 13 पेपर लीक हुए हैं। फिर उत्तर प्रदेश 5 साल 12 पेपर लीक हुए हैं। बिहार 2 साल 8 पेपर लीक हुए हैं। गुजरात 8 साल 12 पेपर लीक हुए हैं। मध्य प्रदेश 3 साल 5 पेपर लीक हुए हैं। उत्तराखंड 10 साल 6 पेपर लीक हुए हैं। सरकार और जांच एजेंसियों के लिए यह एक आंकड़ा हो सकता है कि पेपर लीक के कुछ मामलों में आरोपियों को सजा भी मिली हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन छात्रों और नौजवानों के साथ इंसाफ हो पाया जिनका पेपर लीक की वजह से साल बर्बाद हुआ? कई नौजवान ओवर एज हो गए, फिर नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाए। पेपर लीक की वजह से कई परिवारों का जीवन भर
उनको दुख झेलना पड़ा है। सोचिए, ये दर्दनाक कहानी है। सॉरी पापा, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। ये एक बेटे के अपने पिता को लिखे गए आखिरी शब्द हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ के कन्हैया लाल ने शिक्षक बनने के लिए रीट का एग्जाम दिया। पहले लेवल में उसके 135 नंबर आए। उम्मीद थी कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन पिछले साल दिसंबर में रीट लेवल 2 का पेपर लीक होने के बाद कैंसिल हो गया। नौकरी की उम्मीद में कन्हैया लाल ने वनपाल की परीक्षा दी, लेकिन यह पेपर भी लीक हो गया। बार बार पेपर लीक ने कन्हैया लाल की उम्मीदें तोड़ दी, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड नोट में लिखा, सॉरी पापा, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी ही एक चिट्ठी गुजरात के गोंडल के जयेश ने भी लिखी थी। 22 साल के जयेश ने लिखा, सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर सका। जयेश 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसने नॉन स्टाफ क्लर्क की परीक्षा दी। जयेश को उम्मीद थी कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पेपर लीक हो गया। इस घटना ने जयेश को तोड़ दिया। पिछले साल जुलाई में उसने आत्महत्या कर ली। जयेश पिता के नाम एक खत छोड़ गया, जिसमें लिखा था, मुझे लगता था कि पापा को जो मजदूरी करनी पड़ती है उसे छुड़वा दूंगा, पर सॉरी पापा, मैं ऐसा नहीं कर सका। पेपर लीक के कारण अब एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं है, इसलिए परेशान हूं। ये पेपर लीक का वो घाव है जो कन्हैया लाल और जयेश के परिवार को हमेशा दर्द देता रहेगा। ये सिर्फ दो परिवार का जख्म नहीं है, न जाने कितने ही बच्चे पेपर लीक के पाप का शिकार हो चुके हैं, लेकिन पेपर लीक की बीमारी खत्म करने के बजाय इस पर सियासत हो रही है। लेकिन अब बात करते हैं पद्म अवार्ड्स, भारतवर्ष का अभिमान। ये देखिए अब आप, पद्म भूषण संत चिन्ना जीयर स्वामी। यहां पर अब बात हम पद्म सम्मान की कर रहे हैं। श्री त्रिदंडी श्री मन्ना नारायण रामानुज श्री चिन्ना जीयर स्वामी को आज पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देश विदेश में समानता का संदेश देने वाले श्री चिन्ना जीयर स्वामी को ये सम्मान समाज सेवा में उनके अनवरत योगदान के लिए दिया गया है। रामानुजाचार्य की परंपरा के सिद्ध गुरु श्री जीयर स्वामी वैष्णव धर्म और वेद वेदांत के माध्यम से न सिर्फ मानवता के धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बल्कि जाति, लिंग और भाषा का भेद किए बिना वो शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। उनके मठ और मठ की ओर से संचालित संस्थाओं में किसी से नहीं पूछा जाता कि उनकी जाति क्या है। पहुंचे तब तक लोग सब आनंद से ही रहते थे, लेकिन आजकल ऐसे लोग आकर समाज को तोड़ने के लिए जो चेष्टा कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है। हम अपना प्रयोजन को नहीं देखना चाहिए, तो आगे और अभी तो अपना देश शताब्दी को ओर जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद आज़ादी का शतमानोत्सव मनाने के लिए प्रयास कर रहा है, प्रस्थान चालू किया है। तो तब तक हम दुनिया को ये बताना चाहिए कि हम भारतवासी होकर हम सब एक हैं, चाहे हम किसी जाति का हो या किसी रिलीजन का हो या किसी पार्टी का हो। जब चुनाव आता है तब पार्टी के नाम से लड़ना है तो लड़ते रहेंगे, लेकिन बाद में समाज को आगे ले जाने में और दुनिया में अपनी मान्यता को, अपना देश का महत्व को हम ऊपर रखने के लिए सब मिलकर प्रयास करेंगे। ये बात बताना सबके लिए अच्छा है और हम सबको यही प्रार्थना करेंगे कि इस बात को समझें और सब मिलकर देश को आगे ले जाने में अपनी शक्ति और अपने दिमाग को आगे ले जाएं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आमोद राय, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। लेकिन अब देखते हैं टॉप 9 न्यूज। OTT प्लेटफॉर्म पर चल सकता है सरकार का डंडा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, क्रिएटिविटी के नाम पर नहीं चलेगा वल्गर कंटेंट। हमें ऐसा कंटेंट OTT पर
परोसना होगा जिसे सब लोग देख सकें। आधार कार्ड के डेटा को जनगणना के लिए इस्तेमाल करने की फिलहाल सरकार की नहीं है कोई योजना। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संसद में दिया लिखित जवाब। कहा, मृतकों के आधार को वापस लेने या बंद करने की भी अभी कोई व्यवस्था नहीं बनी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई जुलाई तक के लिए टली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार ने इस मामले पर अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। कांग्रेस के बागी नेता गुलाम नबी आजाद ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। कहा, राहुल ने नहीं फाड़ा होता ऑर्डिनेंस तो आज वो बच जाते। राहुल को लगता था वो जीवन भर सत्ता में रहेंगे। आजाद ने कहा, आपको कांग्रेस में रहना है तो अपने स्पाइन का ऑपरेशन कराकर स्पाइनलेस होना पड़ेगा। थर्ड फ्रंट पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, विपक्षी एकता महत्वपूर्ण नहीं, एजेंडा जरूरी होना चाहिए। पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल बोले, जनता के सामने यह मैसेज गया है कि किसी को हारने के लिए एकजुट हैं तो नहीं मिलेगा समर्थन, करनी होगी विकास की बात। कोरोना केसों ने तोड़ा बीते 5 महीने का रिकॉर्ड। 24 घंटे में मिले 4,435 कोरोना संक्रमित। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कोरोना पॉजिटिव। कल मनाया जाएगा बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस। सुबह 9 बजे जेपी नड्डा करेंगे ध्वजारोहण। देश भर के 10,56,000 बीजेपी बूथों पर जुटेंगे कार्यकर्ता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी बूथों को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। एनआईए ने अल हुदा एजुकेशन ट्रस्ट के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट में पाकिस्तान के हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी मुश्ताक अहमद मीर का भी नाम शामिल है। अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट पर आतंकी घटनाओं के लिए चैरिटी के नाम पर चंदा इकट्ठा करने का आरोप। 6 मई को लंदन के वेस्टमिनिस्टर एबे में होगी किंग चार्ल्स की ताजपोशी। ताजपोशी के लिए इनविटेशन कार्ड की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। ताजपोशी की सेरेमनी के लिए 2000 लोगों को भेजा गया इनविटेशन। किंग की तस्वीर वाले रॉयल स्टैंप भी जो है उसको जारी किया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, युद्ध में यूक्रेनी सेना ने झोंकी पूरी ताकत। इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। यूक्रेनी MI-24 की विध्वंसक अटैक। S-8 रॉकेट से किया गया घातक प्रहार। बड़ी खबर, दुश्मन को टारगेट कर बरसाए गए बारूद। इस सब के बीच में दूसरी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, सीधा आइए। लेकिन उससे पहले, मुलाकात से शांति या युद्ध। आज ये 3 मुलाकातें आप देखिए। इनमें से एक कल होगी वैसे, और ये भी कल होगी, लेकिन वो मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात से शांति या युद्ध। लेकिन इस सब के बीच में यूक्रेनी ट्रेंच पर रूस का एयर अटैक। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी स्पेशल फोर्सेस ने किया पलटवार। विजुअल्स के साथ। हमले में 29 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी T-72 ने कई यूक्रेनी ट्रेंच को बनाया निशाना। दिखाइए जरा विजुअल। BMP-3 से अटैक के बाद मची अफरा तफरी। रूसी हमले में यूक्रेनी ट्रेंच पूरी तरह तबाह। ये तीनों तस्वीरें देखिए। आज एक हेलीकॉप्टर से हमला किया जा रहा है और 2 हमले जो हैं वो ट्रेंचेस पर किए जा रहे हैं। और इससे साफ होता है कि आखिर ये युद्ध किस लेवल पर जा रहा है और किस अंजाम तक जाएगा। आज की दुनिया की सबसे बड़ी खबर की, फिनलैंड की नेटो सदस्यता के बाद पूरी दुनिया में अचानक हलचल तेज हो गई है। पहली बड़ी खबर आ रही है पोलैंड से। महायुद्ध के बीच प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ यूक्रेन की नई मोर्चाबंदी। ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा से की मुलाकात। डूडा का ऐलान, पोलैंड 4 MiG-29 फाइटर देगा। जंग के बीच पोलैंड दौरे पर हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। यह बहुत बड़ी खबर है।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। फिनलैंड की नेटो में एंट्री से भड़क गए पुतिन। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में यूएस पर साधा निशाना। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। पुतिन ने कहा गंभीर क्राइसिस में है अमेरिका और रूस के संबंध। रूसी सरकारी मीडिया रशिया टुडे में किया गया दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। मॉस्को में पुतिन और लुकाशेंको की होगी मुलाकात। ब्रेक करें। वार्ता के लिए 2 दिन के दौरे पर है मॉस्को में लुकाशेंको। 6 अप्रैल को यूनियन स्टेट की बैठक में हिस्सा लेंगे लुकाशेंको। फिनलैंड यूक्रेन को लेकर न्यूक्लियर रणनीति पर चर्चा संभव है। युद्ध में अहम भूमिका निभा सकता है चीन, यह मैक्रोन ने कहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति विजुअल दिखाइए। 3 दिन के दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। रूस के साथ करीबी रिश्तों की वजह से चीन अहम है, मैक्रोन ने कहा। मैक्रोन के बीजिंग दौरे पर दुनिया समेत अमेरिका की नजर। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। पहली बड़ी खबर, पोलैंड के दौरे पर है ज़ेलेंस्की। दूसरी बड़ी खबर, लुकाशेंको पहुंचे हैं रशिया। तीसरी बड़ी खबर, मैक्रो पहुंचे हैं बीजिंग। ये तीनों खबरें बता रही हैं कि दुनिया में अब, आइए जरा यहां पर राहुल, कि दुनिया में अब मुलाकात से या तो शांति होगी या युद्ध आगे और बढ़ेगा। 4 मुलाकात, 2 एपिसेंटर। पोलैंड में ज़ेलेंस्की हैं। यूक्रेन वॉर के 406 दिन बाद पोलैंड की पहली यात्रा। वॉर्सो में ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति डूडा से की मुलाकात। फिर पोलैंड और यूक्रेन के बीच मिग-29 को लेकर सहमति। पोलैंड 4 मिग-29 फाइटर जेट देने के लिए तैयार हुआ है। मॉस्को में लुकाशेंको हैं, जरा वो दिखाइए राहुल। ये जो जानकारी आ रही है, अब फिनलैंड के नेटो में जाने के बाद ये पहली मीटिंग होगी। मीटिंग में यूक्रेन वॉर की नई रणनीति पर चर्चा होगी। बेलारूस से कीव पर विध्वंसक अटैक संभव है और उससे भी बड़ी बात, न्यूक्लियर वेपन देने के बाद यह पहली मुलाकात होगी। लेकिन अब बात यूक्रेन वॉर में मिलने वाली अमेरिकी मदद की बड़ी खबर की। अमेरिकी हथियार फिर तैयार। यूएस यूक्रेन को हाइमार्स के हथियार देता रहेगा, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करें। यूक्रेन को जल्द यूएस से मिलेंगे एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम। यूक्रेन को मिलेंगे 10 मोबाइल लेजर रॉकेट सिस्टम। यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग भी तेज करेगा अमेरिका। सीधे आइए बुकवॉल पर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिकी हथियार, यूक्रेन फिर तैयार। सीधे आइए राहुल, नीचे ब्रेकिंग दिखाते रहिएगा। अब हथियार जो है 2.6 बिलियन का नया सैन्य पैकेज दिया गया है। 20 हाइमार्स के लिए एम्युनिशन, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का एम्युनिशन दिया जा रहा है। चेंज करें इसको यहां पर, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। एंटी आर्मर सिस्टम और ट्रांसपोर्ट व्हीकल ये दिया जा रहा है। और नीचे की ब्रेकिंग पर नजर बना के रखें। 155 और 105 mm के आर्टिलरी राउंड, 120 mm के मोटार के गोले दिए जा रहे हैं, ये है। और TOW मिसाइल जो है, टो मिसाइल जिसे कहते हैं, 400 ग्रेनेड लॉन्चर, 2 लाख राउंड से ज्यादा गोला बारूद। यानी कि इस युद्ध को जितना खींचा जाए वो अच्छा है अमेरिका की तरफ से। क्या यह मैसेज दिया जा रहा है? 120 81 mm मोटार सिस्टम, 10 लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम, ग्रैड रॉकेट सिस्टम, यह सब दिया जा रहा है। इसके अलावा यूक्रेन सैनिकों की ट्रेनिंग और तेज करेगा। अलग हथियारों से ट्रेनिंग होगी। पैकेज में सैनिकों की ट्रेनिंग भी शामिल है। ब्रैडली और स्ट्राइकर व्हीकल के साथ ट्रेनिंग। 7000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर ट्रेनिंग हुई है। इस सब के बीच में अगली खबर की ओर अगर हम रुक करें तो सीधे देखिएगा, बड़ी खबर है। ब्रुसेल्स में नेटो के विदेश मंत्रियों ने ली ग्रुप फोटो। ये देखिए विजुअल्स। फिनलैंड की एंट्री के 1 दिन बाद मिले सभी विदेश मंत्री। ब्रुसेल्स मुख्यालय में ही ग्रुप तस्वीर ली गई है। आज एक और बड़ी खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिए।